सोचो, पेरिस 1925। एक तरफ लोग आईफिल टावर के आसपास घूम रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, और वहीं किसी अंधेरे कोने में एक आदमी सीक्रेटली इस पूरे के पूरे टावर को बेचने की प्लानिंग कर रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम हिस्ट्री के सबसे शातिर मास्टरमाइंड की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसी सच्ची ट्रू क्राइम कहानी है जहां धोखे की सारी हदें पार हो गईं। अब आप खुद सोचिए, आखिर दुनिया की सबसे फेमस, सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग को स्क्रैप मेटल यानी कबाड़ के भाव कैसे बेचा जा सकता है? मेरा मतलब है, अगर आज कोई आपसे कहे कि ताजमहल को तोड़कर उसके पत्थर बेचे जा रहे हैं, तो क्या कोई इस बात पर विश्वास करेगा? नो वे, राइट? ये बिल्कुल अनबिलीवेबल लगता है। लेकिन ये क्राइम सीन उतना ही रियल था जितना कि आईफिल टावर का लोहा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, द क्राइम ऑफ द सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, प्रोफाइल ऑफ अ मास्टरमाइंड। आखिर वो शख्स था कौन? देखिए, किसी भी क्राइम को समझने के लिए ना सबसे पहले उस क्रिमिनल के दिमाग को पढ़ना जरूरी है। तो ये रही हमारी सस्पेक्ट फाइल, विक्टर लस्टिग। ऑस्ट्रिया हंगरी से निकला ये इंसान बचपन से ही इनक्रेडिबली शार्प था। पता है, उसने 5 लैंग्वेजेस, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, इटालियन और चेक पर पूरी कमान हासिल कर ली थी। ये भाषाएं उसके हथियार थे जिन्होंने उसे एक परफेक्ट कमीलियन बना दिया था। लग्जरी ट्रेन्स और क्रूज शिप्स पर ट्रैवल करते हुए किसी को शक तक नहीं होता था कि ये वेल एजुकेटेड, हाई सोसाइटी का दिखने वाला इंसान असल में एक खतरनाक कॉन आर्टिस्ट है। लेकिन उसकी सबसे डेंजरस स्किल क्या थी? वो कोई ताले तोड़ना या बैंक लूटना नहीं था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी ह्यूमन साइकोलॉजी। वो लोगों को एग्जैक्टली वही बिलीव करवाता था जो वो सुनना चाहते थे। लोगों के डिजायर्स, उनके लालच और सबसे बढ़कर उनके ईगो को वेपनाइज करना, यही उसका अल्टीमेट मोडस ऑपरेंडी था। तो अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, फॉर्जिंग द परफेक्ट ट्रैप। उसने ये जाल बिछाया कैसे? कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। 1920s का पेरिस भले ही ग्लैमरस था, लेकिन आईफिल टावर का मेंटेनेंस गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ड्रेन बन चुका था। पब्लिक में अफवाहें थीं कि गवर्नमेंट इसे डिसमेंटल कर सकती है। बस यही लस्टिग का मोटिव बन गया। उसका मोडिस ऑपरेंडी एकदम क्लियर और कैलकुलेटेड था। स्टेप 1, एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करना, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल की। स्टेप 2, मेटिकुलसली फॉर्ज्ड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल स्टैम्प्स तैयार करना। और फिर स्टेप 3, पेरिस के टॉप स्क्रैप डीलर्स को लग्जरी होटल डिक्रियो में एक सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाना। वहां उसने एक बेट फेंका कि गवर्नमेंट सीक्रेटली इस टावर को स्क्रैप में बेचना चाहती है। उस रूम में बैठे बिजनेसमैन की आंखों में मिलियंस का प्रॉफिट चमकने लगा था। यहाँ से शुरू होता है हमारा चौथा सेक्शन, द साइकोलॉजी ऑफ डिसेप्शन। अब ये पूरा प्लान ना एक बहुत ही प्रिसाइज साइकोलॉजिकल स्ट्राइक था। विक्टर बहुत अच्छे से जानता था कि भीड़ में हर कोई बराबर का टारगेट नहीं होता। उसने पूरा रूम स्कैन किया और उसकी नजर एक ही शख्स पर जाकर रुकी। टारगेट आइडेंटिफाइड, आंद्रे पोइसॉन। ये एक नया बिजनेसमैन था जो पेरिस के एलीट सर्कल्स में रिस्पेक्ट और वैलिडेशन पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। विक्टर को तुरंत समझ आ गया कि ये डेस्परेशन एक परफेक्ट ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करेगी। और अब आता है इस पूरी कहानी का मास्टर स्ट्रोक। विक्टर ने पोइसॉन को अकेले में अप्रोच किया और बहुत ही धीरे से कहा, देखिए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में ना कभी-कभी थोड़ा अनऑफिशियल पेमेंट भी करना पड़ता है। असल में उसने रिश्वत मांगी। अब आप सोचेंगे कि आमतौर पर रिश्वत मांगना तो खतरनाक होता है ना? लेकिन इस साइकोलॉजिकल गेम में ये एक ब्रिलियंट चाल थी, क्योंकि पॉन्सी के दिमाग में एक फॉल्स लॉजिक सेट हो गया था। उसने सोचा, अगर ये इतना बड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल ओपन होकर मुझसे रिश्वत मांग रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि डील 100% रियल है। वो ब्राइब उसके लिए एक साइकोलॉजिकल एंकर बन गया, जिसने उसके अंदर के सारे शक निकाल दिए। और पता उसने क्या किया? उसने ऑफिशियल अमाउंट के साथ साथ विक्टर के हाथ में एक्स्ट्रा ब्राइब भी थमा दी। और फिर अगले ही दिन विक्टर पेरिस से गायब। पोइसॉन को जब सच्चाई का पता चला ना कि उसने एक ऐसी बिल्डिंग खरीद ली है जो बिकाऊ थी ही नहीं, तो इस ट्रू क्राइम फाइल का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट सामने आया। उसने कभी पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं की। क्यों? क्योंकि उसका ईगो उसके आर्थिक नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा था। जरा सोचिए, अगर ये सच बाहर आता तो पूरा फ्रांस उस पर हंसता। यानी एक क्रिमिनल को किसी और ने नहीं, बल्कि उसके विक्टिम के साइलेंस ने ही प्रोटेक्ट किया। आगे देखते हैं सेक्शन 5, द एस्केप टू अमेरिका।
अब लस्टिक का एरोगेंस अलग ही लेवल पर था। कुछ महीनों बाद उसने वही आईफिल टावर वाला स्कैम दोबारा करने की कोशिश की, लेकिन इस बार पुलिस को टिप मिल गई और उसे अमेरिका भागना पड़ा। वहां जाकर उसने खुद को द काउंट का नया रूप दे दिया। 1930s तक तो उसने फेक करेंसी का एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था। यहां तक कि नोटोरियस मॉबस्टर एल कैपोन, उस तक को इसने ट्रिक किया। लेकिन हर क्राइम स्प्री का एक अंत जरूर होता है। आखिरकार यूएस सीक्रेट सर्विस ने उसे पकड़ ही लिया और 1947 में एल्काट्राज़ जेल की खौफनाक दीवारों के पीछे उसकी मौत हो गई। और इस तरह हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द फाइनल फॉल। विक्टर लुस्टिग का क्राइम एम्पायर तो चलो खत्म हो गया, लेकिन उसकी ये केस फाइल आज भी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को पूरी तरह हैरान कर देती है। क्यों? क्योंकि उस दिन पेरिस में उसने कोई लोहा या स्क्रैप मेटल नहीं बेचा था। जो चीज असल में ट्रेड हो रही थी ना, वो थी ह्यूमन फ्लॉज। उसने लोगों की ग्रीड, उनके फ्रैजाइल ईगोज और स्टेटस की उस भूख को अपना अल्टीमेट प्रोडक्ट बनाया था। क्राइम हिस्ट्री का सबसे प्रोफाउंड लेसन शायद यही है। सबसे सक्सेसफुल स्कैम्स इंटेलिजेंस पे नहीं, साइकोलॉजी पर रिलाई करते हैं। लोग वही खरीदते हैं जो वो विश्वास करना चाहते हैं। विक्टर लस्टिग की ये कहानी आज भी हम सबके आगे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब कोई भी ऑफर टू गुड टू बी ट्रू लगे, तो क्या इंसान वाकई फैक्ट्स को देखता है या फिर सिर्फ वही देखता है जो उसका दिमाग उसे दिखाना चाहता है? सोचिए जरूर इस बारे में।